हाय सभी, once again वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास लिस्ट ऑफ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अबाउट स्टडिंग इन इटली, जॉब प्रोस्पेक्ट, पीआर, वो सब के बारे में। तो मैंने वो सारा यहाँ लिख दिया है एंड आई एम गोइंग टू आंसर देम वन बाय वन, ताकि आपको एक वीडियो मिल जाए जिसमें आपको बहुत सारे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एंड एक और चीज़, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, बाहर 20 डिग्रीज़ के अराउंड है, अच्छी धूप निकली हुई, बट मैं स्वेट शर्ट ये सब पहन के बैठा हूँ बिकॉज मुझे टॉन्सिल है और सर्दी खांसी है। सो अगर मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो प्लीज़ अपना डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा लेना, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट, बट बेयर विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट्स अबाउट स्कॉलरशिप। सो लोग पूछते हैं कितने टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिलते हैं। सो वन, आई थिंक यू ऑलरेडी नो, देयर इज अ रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपको मिलता है, जिसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं एंड विद दैट यू कैन गेट दैट स्कॉलरशिप, जो ईजी होता है मिलना। जो दूसरा स्कॉलरशिप होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। अब मेरिट बेस्ड दो टाइप के होते हैं, या तो कोई टैलेंट गवर्नमेंट देगी, जिसमें उनका दो प्रोग्राम्स होता है, एक माई चीज स्कॉलरशिप और इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली, जो अराउंड 8,000-9,000 यूरोस एनुअल का ग्रांट मिलता है उसमें। एंड दूसरा यूनिवर्सिटी का मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जैसे पॉलिटेक्निको दी मिलानो का होता है कि उनका गोल्ड स्कॉलरशिप है, सिल्वर स्कॉलरशिप है, तो वो आपके मेरिट, आपके एप्लीकेशन को एवेलुएट करती है, देखती है आप में वो मेरिट है कि नहीं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए नहीं मिल जाए। तो ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कम होते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं ये जो रीजनल स्कॉलरशिप है क्या ये सबको मिल जाता है। सो नॉर्मली इफ़ यू फुलफिल द क्राइटेरिया, जो उन्होंने बैंड बनाया वो होता है ईजी वैल्यू का, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं उसको, आपको यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा लिंक भी आया होगा। ठीक है, तो उसमें आप आराम से अपना ईजी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, और अगर आपको जो भी उनका क्राइटेरिया सेट होता है उससे अगर कम है तो आपको मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, क्या मैं स्कॉलरशिप कंबाइन कर सकता हूँ? तो नहीं, आप एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो। आइदर यू यूज़ रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, या अगर आपको मेरिट मिलता है तो मेरिट रखिए, ये नहीं कि आपने मेरिट भी ले लिया और रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ले लिया। यहाँ ये पैसा बांटने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये स्कॉलरशिप को वीज़ा के लिए यूज़ कर सकता हूँ? तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि सिर्फ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आप अपने वीज़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल होता है, वो यहाँ के मिलता है, बहुत लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे उसके इश्यूज़ हैं जो हम विदेशियों ने ही बनाए हैं, यहाँ आकर उसका मिसयूज़ किया है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ होना ही था। सो आप फ्यूचर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ के प्लीज़ पढ़ना लिखना, और डोंट गिव अ बैड नेम टू योर ओन कंट्री। उसके बाद एडमिशन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एडमिशन्स कब स्टार्ट होते हैं। तो देखो यार, इटली बहुत बड़ा देश है, ठीक है, जैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है ना, तो यहाँ कोई ऐसा एक सिंगल डेट नहीं आता है कि इस दिन सबका एडमिशन खुल गया। हर यूनिवर्सिटी का अपना डेट है, अपना प्रोसीजर्स है, अपना एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, जो दूसरे पे एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑनलाइन बहुत लोग जनरलाइज करते हैं कि इटली में ऐसा होता है। यार इटली एक देश है जिसमें डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो प्लीज़ जो लोग जनरलाइज करते हैं ना, नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो जो भी आपका टारगेट यूनिवर्सिटी, उसके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ एडमिशन का सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, आपको उसमें मिल जाएगा क्या है क्या नहीं है। या आप मेरा भी हेल्प ले सकते हैं, अपना आप एक स्लॉट बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और हम लोग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। बट ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए कि इटली में ऐसा होता है, इटली में वैसा होता है। इटली एक कंट्री है, सम रीजन में कुछ चीज़ होता है और दूसरे रीजन में नहीं होता होगा। ठीक है। सो गेट दिस थिंग इन योर माइंड। इंडिया में जैसे होता है ना कि नॉर्थ में जो हो रहा है वो साउथ में नहीं हो रहा है, या साउथ में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट चीज़ें हो रही है। सो ऐसा भी, वैसा ही सेम चीज़ यहाँ भी होता है। सो प्लीज़ मेक पुट दिस थिंग इन योर माइंड। बहुत लोग पूरे यूरोप को ही जनरलाइज कर देते हैं। यूरोप भी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, लैंग्वेज सब अलग है। ठीक है। सो अगेन गो एंड प्लीज़ चेक योर टारगेट यूनिवर्सिटीज़, चेक करिए। आपको मैंने पिछले वीडियो से बताया था, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा, यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज है। लिंक पे क्लिक करके जाके डिटेल में देख सकते हैं। रिसर्च खुद से करिए। ठीक है। दूसरा आता है क्वेश्चन कि आइल्स रिक्वायर्ड है, पेट रिक्वायर्ड है, पियर्सन टेस्ट, या जो भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आपने अपनी बैचलर्स या स्कूलिंग इंग्लिश में की है तो आपको अपने स्कूल यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लेना है, जो ये कंफर्म करे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे कंसल्टेंट बोलते हैं कि नहीं आइल्स दे दो तो चांस बढ़ जाएगा। देखो, आइल्स बस एक टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, इट डजेंट इन एनी वे आपका एनालिटिकल एबिलिटी, आपका क्या उसको बोलते हैं, उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन है उसको टेस्ट नहीं करता है, बस इंग्लिश का जनरल नॉलेज टेस्ट करता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर देगा।
आपको देने का मन है दे दो, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स से 50% और आप IELTS दे दोगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब साफ साफ एडमिशन क्राइटेरिया में लिखा गया ना, अगर एडमिशन क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी लिखती है कि भाई IELTS है तभी लेंगे, ठीक है, या आपका चांसेस बढ़ेगा, तो भाई आप दो। किसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं लिखा है। एक और चीज़ जो एडमिशन्स के ऊपर एक रूमर चल रहा है, लेट्स से कि 3 साल में जो इंडिया में बैचलर्स का कोर्स होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 साल की पढ़ाई करनी है। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी ने किसी को रिजेक्ट किया होगा, बट उसका हिस्ट्री किसी को नहीं पता है कि उसने कौन सा बैचलर्स किया, किस टाइप का बैचलर्स किया, कहीं डिप्लोमा ही कर लिया था और अप्लाई कर रहा है। क्योंकि एटलीस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चेन्नई यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उसमें जो लोग नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं बैचलर्स, वो 3 साल का ही होता है, उसको आप 4 साल नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ भी बैचलर्स 3 साल का ही होता है। सो ये काफ़ी एक स्टूपिड रूमर है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली बता सकते हैं। कभी कभी बहुत बार रिजेक्शन इसलिए आ जाता है क्योंकि उस कोर्स के लिए जो प्रे रिक्विजिट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, वो आपने नहीं पढ़े, ठीक है, या मैंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया, मैं इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट है, तो उस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगेन लोग जनरलाइज कर देते हैं कि एक यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया रिजेक्ट, तो पूरे इटली में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड, ठीक है। नेक्स्ट है वीज़ा एप्लीकेशन। तो इस पर आता है कि यार इटली का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ख़राब है, इटली नहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। तो देखो ओवर द ईयर्स क्या हुआ है, क्योंकि इटली का वीज़ा बहुत मिसयूज़ हो जाता है टू एंटर यूरोप, ठीक है। ये मतलब ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। तो जो रूल्स है थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और स्ट्रिक्ट कुछ चीज़ों बहुत फालतू रीजन के लिए स्ट्रिक्ट हुए हैं, ठीक है, बट आई थिंक उनका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा हो जिस तरह से लोग मिसयूज़ करें, तो उन्होंने इसे स्ट्रिक्ट करना पड़ा। बट जनरली इफ़ यू जो उनका रिक्वायरमेंट्स है, जो उन्होंने मांगा है, वो आप ढंग से पूरा करते हो तो वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। इनफैक्ट मुंबई एम्बेसी ने एटलीस्ट वो ट्वीट करती है, किसी ने उनसे पूछा था, फिर उन्होंने ट्वीट किया कि भाई लास्ट ईयर 2400 में से सिर्फ 300 लोग का उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया, बाकी लोग उन्होंने दे दिया, ठीक है। एंड रिजेक्शन मोस्टली आपको पता ही है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के कारण होता है, क्योंकि लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को समझती ही नहीं है। आपको लगता है कि बस अकाउंट में 15 लाख रुपए दिखा दिए तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, 15 लाख रुपए आपके स्पॉन्सर के सोर्स ऑफ इनकम से क्लैरिफाई होना चाहिए कि हाँ भाई ये ट्रेस्ड है, ये 15 लाख जो अकाउंट में, ये स्पॉन्सर के अपने पैसे, ये नहीं किसी और से लेके डाल दिया आपने 3 महीने पहले वीज़ा अप्लाई करने से, और आप बोलो कि भाई ये तो मेरे पैसे हैं। अगर आप उसका सोर्स दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, वहाँ से निकाला, ये सोर्स ये है, तो आप रीज़न दे सकते हो। बट अगर आप ऐसे ही दे दो और फिर बोलो कि यार मैं तो सही से अप्लाई किया था सब चीज़, तो नॉर्मली मेरा पर्सनल ये फीलिंग है कि अगर आप डॉक्यूमेंट सही रखोगे, रोबस्ट रखोगे, ढंग से रखोगे, तो वीज़ा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। वो उन्होंने इनफैक्ट यूनियन इतालिया भी खोला है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोग को हेल्प कर सके वीज़ा अप्लाई करने में, सब चीज़ करने में, ठीक है। एक चीज़ इटली को लेकर है कि इनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये सब ना बहुत फालतू टाइप का है। आप यहाँ भी आएंगे, सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसमें आपको इश्यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा डिले होता है। कहने को तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, बट इनके बहुत सारे प्रोसेसेस क्या कहते हैं, बहुत डिले में चलते हैं, बहुत टाइम लगता है छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए, बहुत धीरे प्रोसेसेस है इनका। जैसे PR ही मेरा था जो अभी तक मेरे को नहीं मिला है, एंड इट वाज रिजेक्टेड वंस, जिसके बारे में बात करूँगा आगे, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ईजिली मिल जाता है। ये जर्मनी प्रोसेस बहुत ईजी है, यहाँ पे ये सब प्रोसेस कारण बहुत लोग ये देश छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये एक इशूज़ है। तो इसीलिए जब लोग कहते हैं कि मुझे इटली पढ़ने जाना, तो वो क्लियर होना चाहिए, सिर्फ स्कॉलरशिप के चक्कर में भाग के मत आ जाना, ठीक है। प्रॉब्ली इट माइट बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो यू नीड टू बी श्योर आप इटली क्यों आ रहे हैं, आपको यहाँ की डिफिकल्टीज पता है, सब कुछ पता है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आ रहे हैं तो यहाँ सब कुछ एकदम बेस्ट रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर भी। ओके, उसके बाद वीज़ा के ऊपर आता है कि वीज़ा कितने टाइम का मिलता है। तो वीज़ा जनरली आपको 1 साल का मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ लैंड करोगे, उसके 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको अपना परमिशन सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर देना है। तो आप जाके पोस्ट ऑफिस में जाके एप्लीकेशन डालते हो, फिर आपको अलग अलग डेट्स देंगे जिसमें आपको फिंगर प्रिंटिंग और वो सब करना है, तो आपको फिर धीरे धीरे कार्ड मिल जाएगा। इस ड्यूरेशन के अराउंड अगर आपको किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री से में ट्रैवल करना है, तो गिवन दैट यू हैव वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट, आप उसको यूज़ करके कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। या कंट्री से जाना है, आना है, या जो भी, उसके लिए आप कर सकते हो। तो वीज़ा सिर्फ आपको 1 साल का मिलेगा, बट इन द मीन टाइम आपको यहाँ आके अपना परमिशन सोजोर्नो तुरंत अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये परमिसो वाला पॉइंट जो लोग माइनर है, लेस देन 18 है, उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वो परमिसो लेस देन 18 पे नहीं ले सकते हैं। उनको वीज़ा पे ही स्टे करना पड़ेगा। अभी कुछ नया रेगुलेशंस डाल दिया कि आपको यहाँ गार्जियन होना चाहिए, दिल्ली एम्बेसी ने,
ओके, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट होता है। तो पहले चीज़, आपके पास वीज़ा नहीं रहेगा, यू विल हैव द रेजिडेंस परमिट, जिसका उसमें एक मोटिव लिखा होता है या मोटिव हो लिखा होता है। रेजिडेंस परमिट का आपको जो मिला उसका मोटिवेशन क्या है, तो वो आपका होगा स्टडी, और उससे आप वर्क या फॉर मोटिव दी लवोरो में आपका कन्वर्ट होगा। लवोरो मीन्स वर्क होता है, तो आपका वर्क में कन्वर्ट होगा वो परमेसो। तो अगर आपको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या क्या कहते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या उसके पहले, तो या तो आपकी कंपनी है वो आपको हेल्प करेगी सारा प्रोसेस करने में, जैसे मेरे केस में मेरी कंपनी ने सारा प्रोसेस किया, या आपको वो प्रोसेस करना होगा। तो वो प्रोसेस के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी कंपनी आपको सब कुछ दे देगी। उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, वहाँ पर आपको अप्लाई करके अपॉइंटमेंट लेना होता है, और साथ में आपको जितना अभी तक लास्ट अपडेट मुझे पता है, आपको एक हाउसिंग सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो जिस घर में रह रहे हैं उसका एक चेक कराना होता है कि वो इटालियन लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसके ऊपर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड अगर आप इसमें फंस गए तो बुरा फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टडी वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते हो, और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 15-20 दिन में हो जाता है। मतलब आपको जो प्रेफेतूरा है यहाँ पे, वो ऑफिस आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी, जिसको नुल्ला ओस्ता कहते हैं, एंड उससे फिर आप परमेसो के लिए अप्लाई कर दो। जैसे आप परमेसो के लिए अप्लाई करोगे कन्वर्जन के लिए, आपको एक स्लिप मिलेगा, एंड फिर आप आराम से काम कर सकते हो। जब तक आपको ये स्लिप नहीं मिलेगा आप काम नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आपको स्टडी, आप परमेसो दी सोजोर्नो फॉर स्टडी हो, एंड आपको जॉब नहीं मिला, एंड आपका परमेसो एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कराओगे चरका दी लवोरो या जॉब सर्च परमेसो में, तो वो आपको 1 साल के लिए मिलेगा। तो उस 1 साल में अपना जॉब सर्च करोगे, जिससे आपको जॉब मिलेगा, वो चरका दी लवोरो से आप वर्क वाले परमेसो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले कन्वर्जन में पता नहीं क्यों हाउसिंग सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, बट उस वाले में नहीं चाहिए होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ये रेजिडेंस परमिट आने में कितना टाइम लगता है। अब ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। सो नॉर्मली अभी ट्यूरिन में 5 से 5.5 महीने लग रहे हैं, मिलान में भी 5-6 महीने लग जाते हैं। आप जिस दिन से अप्लाई करते हो पोस्ट ऑफिस में जाके, तब से कार्ड आने में 5 से 6 महीने लग रहे हैं। बिफोर कोविड 1-2 महीने में आ जा रहा था, बट अभी पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है। फिर क्वेश्चन आता है क्या मुझे रेजिडेंस परमिट हर साल रिन्यू करना है। तो येस, आपको हर साल इसको रिन्यू करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार ले लिया और आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको हर साल रिन्यू करना होगा, और कंडीशन यही होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई रिन्यू रेजिडेंस परमिट। तो आपके इंटेंडेड कोर्स ड्यूरेशन से प्लस 3 ईयर्स। तो बैचलर्स के लिए अगर 2 साल बैचलर्स के लिए आए हैं 3 साल के लिए, तो 6 साल तक आप परमिट रिन्यू कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए 5 साल तक कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो चाओ मतलब बाय बाय। उसके बाद लोग पूछते हैं पार्ट टाइम जॉब्स। तो पार्ट टाइम जॉब्स कितना आसान है मिलना, तो डिपेंड करता है किस टाइप का पार्ट टाइम जॉब करना चाहो। अगर डिलीवरी सर्विस करना चाह रहे हो तो वंस यू हैव द रेजिडेंस परमिट, आप उनका ऑनलाइन पोर्टल है, ग्लोवो है, जस्ट ईट है, फूडोरा है, ऐसे बहुत सारे डिलीवरी सर्विसेज अब आ गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एंड ले सकते हो। दूसरा, आप रेस्टोरेंट, जैसे आप आने से पहले आपको पता है कि आप ट्यूरिन आ रहे हो, तो आप गूगल मैप्स पे जाके चेक कर सकते हो कितने यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, एंड वहाँ पे आप पहले वहीं से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दो कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो अगर वो देने को तैयार है तो आप उनसे भी ले सकते हो। इसके अलावा बाकी पार्ट टाइम जॉब्स मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज आपके लिए बैरियर हो जाएगा, सो वो एक प्रॉब्लम रहेगा। हाउ मेनी आवर्स कैन आई वर्क। तो लीगली आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो हर हफ्ते, या साल भर में 1040 घंटे लीगली। बट अगर आपको कोई बिना कॉन्ट्रैक्ट के रखे हुए, दैट मीन्स दैट वुड बी इलीगल, तो उस केस में आप जितना घंटा करना उतना घंटा करो, ठीक है, बट ये इलीगल होगा। उसके बाद आता है कि जॉब्स का सिचुएशन कैसा है। तो देखो यार, मतलब ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जॉब्स कैसा है वहाँ पे है नहीं, एंड आई थिंक इट इज़, कुछ लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि मैंने पहले एक वीडियोस बनाया था जिसमें कहा था कि नहीं जॉब की सिचुएशन ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे दो कि मैंने जब कहा था कि जॉब की सिचुएशन ठीक नहीं है, वो उस सेंस में कहा था कि जो मैंने पढ़ाई की है, ठीक है, मुझे उस रिस्पेक्ट में ही जॉब चाहिए। जैसे मैंने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और स्पेशलाइजेशन थर्मल एंड फ्लूइड डायनामिक्स में किया था, तो मुझे जॉब उससे रिलेटेड ही चाहिए, ठीक है। अब मैं ये करके अगर मार्केटिंग का जॉब कर रहा हूँ, सेल्स का जॉब कर रहा हूँ, क्वालिटी का जॉब कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इज़ नॉट द राइट जॉब फॉर मी, ठीक है। तो उस सेंस में कमी है, ठीक है। इट कुड बी दैट कि आपने पढ़ा कुछ और कर कुछ और रहे हो, ठीक है। तो वैसे जॉब्स बहुत हैं कि मतलब जॉब्स तो बहुत सारे हैं, और आप खुद जाके लिंक्डइन पे क्या कहते हैं
कंपनीज़ के वेबसाइट पे जाके आप खुद चेक कर सकते हो कितनी ओपनिंग्स है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जॉब्स काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अच्छे जॉब्स लेने के लिए आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, यू शुड बी कॉम्पिटिटिव इनफ, आपको इटालियन लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। आपको अप्लाई करते रहना चाहिए, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बहुत एक आसान तरीका होता है जॉब लेने का कि आपने अच्छा थीसिस उठाया, ठीक है, आपने प्रोफेसर से इंटर्नशिप लगवा ली, क्योंकि प्रोफेसर्स के बहुत कॉन्टैक्ट होते हैं यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो वो आपको कॉन्टैक्ट में एक आपको इंटर्नशिप लगा देंगे और वो वाली कंपनी आपको जॉब भी दे देगी, ठीक है। और या एक बार आपके से इंटर्नशिप आ गया तो वो एक्सपीरियंस आ गया तो फिर जॉब मिलना भी आसान होता है। और आप इंटर्नशिप दूसरे कंट्री में जाके कर सकते हो, कि बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं वो उनके पास जर्मन कंपनी से कॉन्टैक्ट होते हैं या प्रोजेक्ट चल रहा होता है, या फ्रेंच कंपनीज़ के साथ या स्वीडन, ये सब बहुत जगह कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो वो आपको वहाँ पे 3 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए भेज देंगे और आपका पार्ट ऑफ द थीसिस भी उसमें हो जाएगा। तो ईजिएस्ट वे इज़ थ्रू प्रोफेसर। उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस का अपना एक जॉब्स पोर्टल होता है जो आप अपने जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, तो उससे भी बहुत लोग को जॉब्स मिलते हैं। उसके अलावा यू कैन गो टू कंपनी वेबसाइट्स और वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही बहुत लोग को मिलता है, तो आप जितना ट्राई करेंगे मिलेगा। तो जॉब्स बहुत सारे, इट डिपेंड्स ऑन आपका आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। एंड एक और चीज़, बाकी मैं डिटेल वीडियो और बनाऊंगा जॉब्स के ऊपर, बिकॉज आई प्लान ऑफ कवरिंग ऑल द कंपनीज जो इटली के अंदर है, उनके बारे में आपको बताता जाऊँ, सो दैट यू नो कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। फिर लोग पूछते हैं कि एवरेज पे कितना है, तो एवरेज पे मैंने शायद पहले बताया था, बट एक्सपेक्ट किया अगर आपने मास्टर्स किया है तो 1500-1600 यूरो इज़ अ गुड पे आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। एंड इट इज़ क्वाइट अ गुड पे इटली के हिसाब से, बिकॉज लोग कहते हैं कि अरे 1500 यूरो ही है, जर्मनी जाऊँगा तो मुझे 2500 यूरो मिल जाएंगे। तो वो हमेशा एंड में मैटर करता है कि हाउ मच यू सेव। तो एंड में सारे खर्चा करने के बाद अगर सेविंग सेम है या 50-100 यूरो से डिफरेंट है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। सो एब्सोलूट वैल्यूज़ मत देखिए, अरे वहाँ तो 2500 यूरो मिल रहे हैं, यहाँ तो 1500 ही मिल रहे हैं। ये थोड़ा स्टूपिड तरीका है देखने का। यू नीड टू सी हाउ मच यू आर गोइंग टू सेव, क्योंकि वहाँ पे शायद फूड प्राइसेस ज़्यादा होंगे, हाउसिंग प्राइसेस ज़्यादा होंगे, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट होंगे जो यहाँ पे आपके नहीं लग रहे हैं या बहुत कम रेट पे यहाँ पर है। सो इसलिए सैलरीज हमेशा इसमें के लिए यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना होने वाला है उस कंट्री में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, इंटर्नशिप में पेमेंट। तो बहुत सारे लोग को, कुछ अच्छी कंपनीज जो इंटर्नशिप में पेमेंट करती हैं, बट बहुत सारी कंपनीज जो नहीं करती, फ्री में इंटर्नशिप रखती हैं, ठीक है। सो ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी कंपनी इंटर्नशिप दे रही है। ये सब क्या, जर्मनी बेटर है क्योंकि वहाँ पे लॉ है कि देना है, इटली में ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो बहुत बड़े इंटर्नशिप फ्री में करता। मैंने भी इंटर्नशिप फ्री में ही किया था। एंड आई थिंक मोर और लेस मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है, और होंगे तो यार प्लीज़ राइट मी इन दी कमेंट सेक्शन, एंड देयर विल बी सम डिटेल्ड वीडियोस कमिंग ऑन जॉब्स, कंपनीज कहाँ अप्लाई कर सकते हो, किस टाइप के जॉब्स हैं क्या नहीं है, वो सब चीज़ें के ऊपर बनाऊँगा। एंड पता नहीं, और अभी नहीं सोचा है, बट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कवर। तो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज इट ऑल टेक्स टाइम, एंड मैं अपने फैमिली टाइम में से निकाल के ये टाइम आपको देता हूँ। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, ताकि चैनल भी ग्रो करे, ज़्यादा विजिबल हो, बिकॉज दैट्स हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। बिकॉज एक सर्टेन पॉइंट तक मैं इस चीज़ को कैरी ओवर करूँगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर लगे कि इट्स नॉट वर्किंग तो आई हैव टू स्टॉप, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ टाइम which I should spend with my family, but I'm giving to you all. So please उसको थोड़ा respect करिए, and that's all for this video, and see you soon in the next one. Bye, ciao.